Assalamu alaikum students, how are you? This is Adnan Khan for chemistry topic electron affinity. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अगर आप उर्दू में तर्जुमा करें तो इसका मतलब बनेगा इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत, इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की तमन्ना। यहाँ लिखा है मैंने एफिनिटी मीन्स लव। अब एफिनिटी इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के लिए है। लव फॉर इलेक्ट्रॉन, the tendency to have electron, that is called electron affinity। आम तौर पे हम जब अपनी दुआ को देखते हैं तो हमारी दुआओं में ख्वाहिशात होती हैं। हम अल्लाह पाक के सामने जो दुआ मांगते हैं उसमें हम अपनी तमन्नाओं का या ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। तो आम तौर पे जो चीज़ किसी के पास नहीं होती उसी की डिज़ायर होती है, उसी की ख्वाहिश होती है, क्योंकि उसे वो हासिल करना चाहता है, वो उसकी चाहत है, वो उसकी एफिनिटी है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है इनकम्प्लीट लाइफ, जितनी लाइफ अधूरी होती है उसमें उतनी ही ख्वाहिशात ज़्यादा होती हैं। तो इनकम्प्लीट लाइफ डिज़ायर्स बनाती है, ख्वाहिशात बनाती है, तमन्ना बनाती है। मिसाल के तौर पे इस एग्जाम्पल को समझना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और जो हम वो सिंबल यूज़ करते हैं कन्वेंशन प्लस माइनस डेल्टा एच के साथ, वो किस तरह ओरिजिनेट होते हैं। अब ये एक बच्चा है, इसके अंदर एक तलब है, तमन्ना है, ख्वाहिश है, आरजू है। डेयरी मिल्क चॉकलेट आप सब जानते हैं, वेरी फेमस, खाना चाहता है, हासिल करना चाहता है। ये चीज़ जहन में रखें, जिस चीज़ की ख्वाहिश की जा रही हो, आरजू की जा रही हो और वो अभी ना मिली हो, तो उसको हासिल करने में, इसका मतलब उसको हासिल करने की जो चाहत है वो इसको बना रही है अनस्टेबल, और अनस्टेबल चीज़ में हमेशा एनर्जी ज़्यादा होती है। लेट्स कंसीडर इस बच्चे में इस वक्त एनर्जी है 100 किलो जॉल। इसको आप H1 भी कह सकते हो। H1 का मतलब है इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एंथैल्पी, यानी कि जब ये डिज़ायर रखता था, जब ये ख्वाहिश रखता था, जब ये आरजू रखता था, तो उस वक़्त ये थोड़ा बेचैन था, थोड़ा परेशान था, थोड़ा अनस्टेबल था, इसमें एनर्जी ज़्यादा थी और वो थी 100 किलो जॉल। जब इसे ये डेयरी मिल्क मिल जाती है तो अब इसका स्माइली फेस ये बता रहा है कि ये स्टेबल हो गया, ये मुतमईन हो गया, ये राज़ी हो गया और अब इसकी एनर्जी भी कम हो गई है। अब आप एक बात नोट करें इस एग्जाम्पल में, जैसे ही इस बच्चे की डिज़ायर मुकम्मल हुई है तो उसमें एनर्जी चेंज भी आई है। ये बच्चा हाई लेवल से लो लेवल में आया, इसकी एनर्जी में डिक्रीज़ हुई है क्योंकि इसकी तमन्ना पूरी हो गई है। तो जब एक सिस्टम एनर्जी 100 किलो जॉल से 20 किलो जॉल में आएगा तो 80 किलो जॉल की एनर्जी रिलीज़ होगी। अगर मैं इसको इस तरह मैथमेटिकल अंदाज में बताऊं, H2 डेयरी मिल्क हासिल करने के बाद एनर्जी रहेगी 20, H1 डेयरी मिल्क हासिल करने से पहले 100। अगर दोनों का डिफरेंस निकालूं डेल्टा H तो ये -80। इस -80 का मतलब है इस लड़के की ख्वाहिश मुकम्मल होने पर इसने इतनी हीट रिलीज़ की है। यहाँ से आप एक चीज़ नोट करें, जब किसी की ख्वाहिश पूरी होती है तो वो सिर्फ ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, उसके अंदर की एनर्जी भी चेंज हुई है। तो हर ख्वाहिश अपने साथ एक एनर्जी चेंज रखती है। अगर हम यहाँ देखें -80, इफ़ डेल्टा एच इज़ नेगेटिव, अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो समझ जाएं कि कोई ख्वाहिश पूरी हो रही है, कोई चीज़ मुतमईन हो रही है, कोई चीज़ राज़ी हो रही है और जहाँ वो जाना चाहती है वहाँ जा रही है, फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल। इसलिए मैंने लिखा है द सिस्टम इज़ मूविंग फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। या फिर आप कह दें
कंप्लीशन ऑफ डिज़ायर, अपनी ख्वाहिश की तकमील पाना, जो चाहना वो मिल जाना, इसमें एनर्जी हमेशा हाई से लो होती है और इसमें कन्वेंशन है डेल्टा एच नेगेटिव। लेकिन अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है इसमें ख्वाहिश नहीं है, इसमें काम को एनर्जी दे के करवाया जा रहा है। तो सिस्टम पहले से लो एनर्जी में होगा तो उसको हाई की तरफ मजबूर किया जा रहा है जाने के लिए। इस केस में डेल्टा एच पॉजिटिव है। तो आपने क्या याद रखना है, डेल्टा एच नेगेटिव हो तो एक्सोथर्मिक या डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब होगा कि सिस्टम हाई लेवल से लो लेवल में आ रहा है, खुश हुआ है, अपनी तमन्ना या आरजू या ख्वाहिश को पूरा किया है। लेकिन डेल्टा एच पॉजिटिव हो तो काम को करवाया जा रहा है ज़बरदस्ती और एंडोथर्मिक है। ये दोनों कन्वेंशंस आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप थर्मोडाइनमिकली पढ़ोगे इस टॉपिक को तो आपको इन कन्वेंशंस को देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फीलिंग है, इसमें जज्बात हैं। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो वो ये काम करना चाह रहा है जिसके लिए हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो इस काम को ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। अगर आप, जो मैं आपको पहले बता रहा था, एक एटम के लिए ले लें, कंसिडर फॉर एन एटम। ये मैंने एटम बनाया, इस एटम में भी तो कोई ख्वाहिश या आरजू या चाहत हो सकती है। अगर मैं इस एटम के लिए सोचूं कि ये इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहता है इन द वैलेंस शेल, इस एटम के अंदर एक तमन्ना है, एक चाहत है कि मैं इलेक्ट्रॉन को अपने घर में बैठाऊं, तो आप इसे चाहत कहोगे, आप इसे अफिनिटी कहोगे इलेक्ट्रॉन के लिए। तभी तो इस टॉपिक का टाइटल बना है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। लेकिन दो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी इसके लिए, वो ये, अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपने घर में बुलाना चाहता है तो क्या न्यूक्लियस, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, क्या वो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को वेलकम करेगा, खुशामदीद कहेगा, वेलकम करके उसको अपने घर में बैठाएगा? एक चीज़ मीन्स, क्या न्यूक्लियस की चाहत है या नहीं? अगर न्यूक्लियस की चाहत नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को वेलकम नहीं किया जाएगा। सेकंड, इज़ देयर एनी वैकेंसी? देखिए, इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिटल में आके रहना है, तो क्या कोई ऑर्बिटल में जगह खाली है या नहीं? अगर ऑर्बिटल भरे हुए हैं जैसे नोबल गैसेस में होता है तो वहाँ तो कोई भी वेलकम नहीं करेगा। इसका मतलब ये दो चीज़ें आपने लाजमी देखनी है। अगर कोई एटम ख्वाहिश रखता है, आरजू रखता है, चाहत रखता है इलेक्ट्रॉन को बुलाने की, तो उसमें न्यूक्लियस की कशिश भी होगी, उसमें खाली जगह भी होगी जहाँ इलेक्ट्रॉन को बिठाया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस ऊपर वाले एटम को एक्स से ज़ाहिर करूँ और इसमें ये दोनों कंडीशन मीट हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं, तो ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन को इंटर करवाया जा रहा है। इस एटम एक्स में इस वक्त चाहत है, आरजू है, इस वक्त इसकी एनर्जी हाई है जैसे उस बच्चे की एनर्जी हाई थी। इसके अंदर डिज़ायर है इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की, और जब इस एटम एक्स की चाहत पूरी होगी और ये बनेगा एनाइन, तो ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आ जाएगा और इसने अपनी डिज़ायर को, अपनी ख्वाहिश को, चाहत को पा लिया है। तो ये एटम भी तो उस लड़के की तरह हाई लेवल से लो लेवल पे आया। तो इस केस में भी इस एटम का हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आना, फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल होना, इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की चाहत रखना, इसमें डेल्टा एच नेगेटिव आएगा और ये एक्सोथर्मिक होगा। तो ये जो एनर्जी निकलेगी, ये जो रिलीज़ हुई एनर्जी, ये क्यों हुई है? इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे। किस में? एटम में। एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर निकलने वाली एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added in partially filled orbital in valence shell of isolated gaseous atom to form anion। ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स देखें ज़रा। पहली चीज़,
एनर्जी रिलीज्ड। अगर एटम में चाहत थी तो वो अनस्टेबल से स्टेबल हुआ है तो एनर्जी निकाली है, तो एक्सोथर्मिक। गैशियस एटम, देखें जब आप एटॉमिक लेवल पे आके बात करते हैं तो एक एक एटम को दूसरे एटम से आज़ाद होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरे एटम का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। और ये वाली कंडीशन मीट करती है सॉलिड्स में नहीं, लिक्विड्स में नहीं, गैशियस फेज। तो कंडीशन मीट जो मैंने एंड में लिखा है, इसका मतलब है कि एटम में चाहत होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को वेलकम करने की, और उसमें खाली जगह भी होनी चाहिए। तो ये सब कुछ अगर होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देखी जाएगी। थीम ऑफ दिस टॉपिक, सर क्यों पढ़ रहे हैं ये, इस टॉपिक को पढ़ के क्या पता लगेगा हमें? दिस टॉपिक गिव आइडिया अबाउट एटॉमिक टेंडेंसी। पहली बात तो ये समझ लें, ये टॉपिक फिर से एलिमेंट्स के लिए है, एटम्स के लिए है, एटॉमिक प्रॉपर्टी है, और ये बता रहा है कि किसी एटम में कितनी चाहत है इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की। इससे आपको ये तीन चीज़ें पता लगती हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, नॉन मेटेलिक करेक्टर, और ये क्वांटिटेटिव टर्म है। पहले मैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की बात करूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन पकड़ते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर। मैंने जितने नाम यहाँ लिए हैं ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कॉमन सेंस, जब कोई इलेक्ट्रॉन पकड़ता है तो वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, इसलिए इन्हें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज रखने वाला कहते हैं। और मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करें। तो ज़रा इसको उल्ट करके सोचें, फिर नॉन मेटल कौन होंगे? जो इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं। तो इस वक्त हम इलेक्ट्रॉन हासिल करने की बात कर रहे हैं, इसलिए नॉन मेटेलिक करेक्टर। क्वांटिटेटिव टर्म इसे क्यों कहते हैं, इसके लिए आप ये समझें, एक एटम ए है, एक एटम बी, दोनों में चाहत है इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की, दोनों में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। लेकिन जब एटम ए को इलेक्ट्रॉन दिया गया तो इसने एनर्जी रिलीज की -1000, माइनस रिलीज के लिए और 1000, इतनी अमाउंट एनर्जी की रिलीज की। लेकिन एटम बी को जब इलेक्ट्रॉन ऑफर किया गया, एनर्जी इसने भी रिलीज की, लेकिन सिर्फ -100। अब जिसमें से ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, इसका मतलब ये ज़्यादा हाई लेवल से लो लेवल में आया, इसमें ज़्यादा चाहत थी। जो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उसमें उतनी ज़्यादा मोहब्बत चाहत होगी इलेक्ट्रॉन को अपने घर में लाने की। यहाँ लिखा है मैंने, एटम ए में चाहत ज़्यादा है, एटम बी में चाहत कम है। चाहत है लेकिन डिफर करते हैं, टेंडेंसी का फ़र्क है। ए में बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपने घर में लाने की, बी में कंपैरेटिवली कम है। तो मैंने यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉन को हाईली वेलकम किया गया। अगर जो इलेक्ट्रॉन को हाईली वेलकम करेगा वो ट्रू सही मानों में नॉन मेटेलिक होगा, और जो सही नॉन मेटेलिक होता है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन पकड़ के दूसरों को करता है ऑक्सीडाइज, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब सारी बातें थोड़ी सी हटा के चेंज करके बी के लिए बोलें, थोड़ी चाहत कम थी, इसका मतलब इतना अच्छा नॉन मेटेलिक नहीं है, इतना अच्छा वेलकम नहीं करता इलेक्ट्रॉन को, लेस नॉन मेटेलिक। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी थोड़ी वीक होंगी। अब आप यहाँ डिस्कशन में देखें, आप एटम ए को कह रहे हो बड़ा अच्छा नॉन मेटल है, एटम बी को कह रहे हो नहीं थोड़ा सा लेस है, एटम ए को कह रहे हो बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एटम बी को कह रहे हो नहीं नहीं इतना अच्छा नहीं है। तो ये आप क्वांटिटेटिव गुफ्तगू कर रहे हो, दिस इज़ क्वांटिटेटिव डिस्कशन। लास्ट में यूनिट्स हैं, जब एनर्जी की बात हो तो फिर हम केमिस्ट आमतौर पे जॉल्स, किलो जॉल्स पर मोल, किलो कैलोरीज, और जब इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी की बात हो तो फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये वो कॉमन है जो हमने पहले भी पढ़े। दैट वाज introductory topic of electron affinity. I hope
you will understand quite easily. And the theme of that topic is very important. As you have noticed that after listening my this lecture, that the theme is very important. Which substance is going to be non-metallic and which is going to be oxidizing agent? How to use these chemicals in different scenarios. Okay, take care. Tomorrow will be questions that you will have to answer. I will post these questions on this WhatsApp platform. Take care. Allah Hafiz.